ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अब राजस्थान हिस्ट्री का हमने एक पोर्शन यानी प्राचीन राजस्थान कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा बोरिंग सा ना बने हमारा ये रिवीजन, इसलिए मैंने अब पॉलिटी का सेगमेंट मूल अधिकार आज से स्टार्ट हम करेंगे। और पॉलिटी को भी हम जैसे इसके भी हमने डिवाइड किए हैं। जो फैक्चुअल वाले जो टॉपिक होते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, जैसे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुए, आपके राष्ट्रपति, कैग और सूचना आयोग मानवाधिकार आयोग, जो भी फैक्चुअल है, धीरे धीरे इन सारे सेगमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। और जो कंसेप्चुअल आएंगे उन्हें हम एक अलग सीरीज़ से करेंगे, मतलब इसी सीरीज़ में कोशिश करेंगे पैरेलल रखें। और तो चलो ठीक है, आज ज़्यादा बातें क्योंकि आप सबको पता है रिवीजन करना है हमें। तो अब हम मूल अधिकार स्टार्ट करें, यानी कि आज से हम इंडियन पॉलिटी का पहला टॉपिक मूल अधिकार स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, साथ साथ रिवाइज कीजिए। मूल अधिकार ओके, मूल अधिकार यह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं राज्य कानून द्वारा वैधता प्राप्त। इनकी विशेषताएं बता रही हूँ मैं, अभी समझ आ जाएगा आपको। जीवन व स्वास्थ्य के लिए मूल अधिकार उपयोगी हैं और हमारे चहुमुखी विकास के लिए भी उपयोगी है। और ये कथन किसका है? लॉस्की का। ये थोड़ा हमें ध्यान रखने के लिए है क्योंकि ज़्यादा ब्रीफ नहीं लिखना, हमें जो काम की बात है वो पढ़नी है। मूल अधिकार आप सब जानते हैं बेसिक की क्या होता है, हमें संविधान द्वारा प्रदत्त है ये अधिकार। संविधान के भाग 3 में ये शामिल किया गया है। मूल अधिकार आवश्यक क्यों है? जीवन, सम्मान व गरिमा बनाए रखने के लिए, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तिगत अधिकारों की पहचान, जैसे कि अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 326 में मतदान का अधिकार। यह मूल अधिकारों में सबसे उच्चतर अधिकारों में आते हैं कि जीवन जीने का अधिकार और मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार निश्चित करता है आपकी कि आपको चुनाव करने का अधिकार है, और यही हमें एक स्वतंत्र नागरिक, लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति प्रदान करता है, मतदान का अधिकार, कि हम अपने मत का सदुपयोग करें। भाग 3 में इसका उल्लेख है। संविधान के 22 भाग हैं, उसमें से भाग 3 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब हम मूल अधिकार का कुछ इतिहास जान लेते हैं। 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसमें आया समानता का विचार। फिर उसके बाद आता है अमेरिका संविधान बनता है। फिर 1930 में भारत में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक विश्व स्तर पर घोषणा होती है। इस सभी मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनी है ना, उसको भूमिका देने वाले सोर्स हैं। सरदार पटेल ने की अध्यक्षता में मूल अधिकारों की समिति भी बनी थी। तो ये तो हो गया मूल अधिकार जब हमारे संविधान में नहीं आए तो उससे पहले जो चीज़ें घटी, यानी कि इतिहास कहाँ से, जर्नी कहाँ से रही है मूल अधिकारों की। अब इसकी विस्तृत सूची देख लेते हैं। विस्तृत सूची में 6 अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा उपचार का अधिकार। अब इसमें से देखो, समूहगत अधिकार, जो सार्वजनिक रूप से समूह के अंतर्गत पर्सनल व्यक्ति, एक व्यक्ति को नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए, वो है आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं। निवारक निरोध का जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 22 यानी 22। मूल अधिकार सीमित हैं क्योंकि ऐसे बोला गया कि मूल अधिकार सीमित है क्योंकि इस पे प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब प्रतिबंध कौन कौन से हैं आप आगे पढ़ोगे। आर्टिकल 19(1)(a) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उसमें 8 तार्किक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि आपको भाषण कहीं पर भी बोलने की तो आज़ादी है और अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, लेकिन देखो आप भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे, राज्य की सुरक्षा करेंगे और विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध भी रखेंगे, लोक व्यवस्था बनाए रखेंगे, शिष्टाचार व सदाचार का पालन करेंगे, न्यायालय की अवमानना बिल्कुल नहीं करेंगे, मानहानि का आप पे केस हो सकता है, अपराध मतलब आप किसी दूसरे व्यक्ति के अपमान नहीं कर सकते, अपराध के लिए भी उद्दीपन यानी सज़ा का प्रावधान है। तो आप ऐसे नहीं हो कि बस कहीं पे भी खड़े होकर कुछ भी भाषण दे दिया, कुछ भी अभिव्यक्त कर दिया, तो उस पर भी थोड़ा आप पे नियम बनाए गए हैं और वो नियम इस दायरे के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ
यानी कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे पूर्णतः व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, वहाँ पे आप सैनिक सहायता की मदद से वहाँ पर मूल अधिकारों को कुछ समय तक के लिए रोका जा सकता है, तो वो मार्शल लॉ आता है। अनुच्छेद 33 सेना, जैसे मार्शल लॉ के अंतर्गत आप जम्मू कश्मीर का जो एक ज्वलंत एरिया ही है एक तरीके से, वहाँ पे आए दिन आतंकवादी आक्रमण होते रहते हैं जो भी है, तो ऐसे एरिया को संक्रमणशील एरिया कहते हैं अपन। यहाँ पे सेना की सहायता से आपको वहाँ के लोगों की रक्षा करनी होती है, तो वहाँ पे मार्शल लॉ का होना स्वाभाविक है। अनुच्छेद 33 में सेना, सुरक्षा बल, असूचना प्लस दूरसंचार, इनके ऊपर विशेषतः इनके अधिकारों का समय रहते कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर इनके मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया जाता है। ठीक है। अब अपवाद स्वरूप यदि मूल अधिकार और कानून में टकराव होता है तो वरीयता तो मूल अधिकार को दी जाती है, जैसे 31A, 31B, 31C कानूनों को मूल अधिकारों पर वरीयता है। क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कि जो मूल अधिकार होते हैं वो हमारे पूरे भारत देश की जान है। पूरे जो सब अन्य देश हैं उनसे अलग हमारा संविधान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ विशेष अधिकार हैं हमारे। मूल अधिकारों को कानून से भी ऊपर माना गया, लेकिन अपवाद स्वरूप 3 अधिकार जैसे 31A, 31B और 31C ये मूल अधिकार ऐसे हैं कि इसको आप अगर कानून की सहायता कानून इसमें मूल अधिकारों को उसे ऊपर कानून को माना जाएगा। इसका मतलब ये है, जैसे 31A संपत्ति अर्जित से संबंधित अधिकार है, इसमें कि प्रावधान है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इस दायरे से ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकते। 31B में कानून और विनिमय भूमि से संबंधित है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वीं अनुसूची 284 कानूनों की सूची थी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 मूल अधिकारों के अपवाद स्वरूप जैसे भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, आरक्षण सीमा और आर्टिकल 31B इसी से संबंधित है। इसमें इसकी न्यायिक समीक्षा संभव है, ये एग्जाम में पूछा गया है। फिर आता है 31C। 31C 25वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया था। 31A और 31B पहला संविधान संशोधन, ये दोनों पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, और 31C 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़े गए। इसमें क्या बोला गया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आर्टिकल आपका 14 और 19 है मूल अधिकारों के अंतर्गत, उससे भी ऊपर कौन से रखे जाएंगे, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ और दायरा बढ़ा। दायरा क्या बढ़ा कि जो जितने भी आर्टिकल है ना फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वरीयता दी जाएगी DPSP को, यानी कि मूल नीति निर्देशक तत्व ऊंचे क्रम पे है, फंडामेंटल राइट उससे नीचे के क्रम पे है। ये तो अपनी आसान भाषा में सीखेंगे अपन इसको। फिर आता है 1980 का मिनर्वा मिल वाला केस। उसमें क्या बोला कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना वो फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं हो सकते, यानी फंडामेंटल राइट सब कुछ है, बस कुछ पर नहीं लागू होंगे, बाकी DPSP को आप नीचे रखो और फंडामेंटल राइट को ऊपर रखो, मूल अधिकारों को ऊपर रखो, क्योंकि ये नागरिकों के लिए ज़रूरी है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ ऐसे अधिकार है जिन पर फंडामेंटल राइट के ऊपर उनको वरीयता दी गई है। कि हम मूल अधिकार पढ़ ही रहे हैं तो ढंग से ही देख लेते हैं। देखो इतना डीप आपको इसलिए भी जानना ज़रूरी है ताकि आप भारत के नागरिक हो। तो जो DD बसु करके फेमस जो वैज्ञानिक राजनीतिक वैज्ञानिक हुए हैं वो हैं, उन्होंने क्या बताया कि 3 मूल अधिकार होते हैं। 3 तरीके से मूल अधिकार पढ़ सकते हैं हम। कि विधानमंडल होता है, क्योंकि हम रहते हैं राज्य में, कि विधानमंडल पर अगर कोई सीमाएं आरोपित नहीं हो तो वो क्या है, एक 3 तरीके से है मूल अधिकार। एक तो वो कि जिसमें विधानमंडल पर कोई सीमा आरोप ना हो, वो स्वतंत्र हो हर तरीके से आप पे शासन करने के लिए, तो अनुच्छेद 21। ठीक है, विधानमंडल पर सीमाएं आरोपित की जिस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल पर सीमाएं आरोपित की जाती है, मतलब बाउंडेशन बनाई जाती है, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आप टेंशन मत लो, भी अपन सभी जो एक एक अधिकार है ना 12 से 35 उसको डिटेल से भी देखेंगे, 12, 13, 14, 15, 16 से लेके 35 तक के पूरे। तो ये तो एक बेस में तैयार कर रही हूँ मूल अधिकारों का। और तीसरा है विधानमंडल को तार्किक प्रतिबंध आरोपित आर्टिकल 19 के तहत है। फिर आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध गारंटी प्रदान करता है और प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी है, मतलब 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं कि एक तो ये कि राज्यों की कार्रवाई के विरुद्ध गारंटी आपको प्रदान करता है, और
प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी आपको अधिकार प्रदान करा था। जैसे ग्राहक जागो वाला ऐड आता था कि मिलावटी अगर कोई सामान बेचता हुआ पाया जाता है तो उस कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है मूल अधिकारों के तहत। और राज्य की कार्रवाई, अगर राज्य आपको उपलब्ध सही मात्रा में कोई अगर आपके कार्य जैसे कोई सरकारी काम लागू करवाने और नहीं करवा तो आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो राज्य के विरुद्ध भी कार्रवाई करवा सकते हो। इसके लिए न्यायालय बनाया गया है। अनुच्छेद 23-24 छुआछूत पर रोक, मानव तस्करी, बेगार, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। और स्वतः लागू होने वाला आर्टिकल कौन सा है? 14, समानता का अधिकार। कानून से बनाया गया मूल अधिकार, कानून की सहायता से, यानी कि जब पूरा संविधान बन गया लेकिन एक कानून, जैसे कानून कौन सा था? नागरिक अधिकार अधिनियम 1955, उसके तहत कौन सा आर्टिकल बनाया गया था? अनुच्छेद 17, अनुसूचित जाति और अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत इस आर्टिकल को बनाया गया। और छुआछूत पर रोक कौन सा आर्टिकल लगाता है? अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, वो आर्टिकल तो प्रतिबंध पे बात कर रहे थे। प्रतिबंध पर आपने बात की कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 34, 33 और 31A, 31B, 31C, वो तो कर रहे थे प्रतिबंध की बात की आर्टिकल पे प्रतिबंध लग जाता है। ये है निलंबन कि आर्टिकल वो जो आपका मूल अधिकार है कब कब किस किस स्थिति में निलंबित हो जाता है। तो अनुच्छेद 352 में बाहरी आक्रमण होता है, अगर बाहरी आक्रमण होता है तो आपातकाल लगता है, आपातकाल लग जाता है तो अनुच्छेद 358 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 19 का तो निलंबन कर दो, मतलब उस टाइम के लिए मतलब प्रेस वगैरह कोई भी यूज़ नहीं करेगा। 359 में 20 व 21 को छोड़कर सभी को निलंबित कर दिया जाता है। तो अलग अलग दो अनुच्छेद है, 58 और 59, दोनों में अलग अलग आर्टिकलों को निलंबित करने की बात कही गई है। 19 का निलंबन 58 में, 59 में ओनली 20 और 21 को छोड़ दो, बाकी सारे आर्टिकल निलंबित, यानी कि 12 से लेकर 35 तक के सारे आर्टिकल निलंबित कर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 368 में संशोधन ऑल संविधान का, मतलब पूरे संविधान में, इवन फंडामेंटल राइट्स का भी संशोधन किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है। कथन में बना के पूछ लेते हैं, क्या फंडामेंटल राइट का संविधान संशोधन नहीं कर सकता? तो कर सकता है। अब विशेषताएं देख लेते हैं, आधार देख लेते हैं। पहला है संविधान। मूल संविधान में तो 7 अधिकार थे लेकिन वर्तमान में 6 ही हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। व्यक्ति और नागरिकों को दिए गए अधिकार कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30। ये RS प्री 2024 में भी पूछ लिया गया है। अब शासन प्रणाली, नकारात्मक अधिनियम। नकारात्मक कैसे? क्योंकि आर्टिकल 14 राज्य समानता से वंचित नहीं करेगा, राज्य की दृष्टि में सभी समान है, जबकि आपको भी पता है कि सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते, कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन राज्य तो सभी में समानता प्रदान करेगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा। तो एक तरीके से ठीक है, लेकिन ऐसे अगर आप मूल अधिकार देखो ना एक व्यक्तिगत पर्सनल के हिसाब से, तो ये एक तरीके से आप नकारात्मक अधिनियम में शामिल कर सकते हो इसको। और 15 में कहा गया है भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करेगा राज्य, और स्पृश्यता नहीं होगी। जबकि मान लो कई लोगों को रहने में दिक्कत हो कि ये मेरे साथ ऐसे टच ना हो और वगैरह वगैरह जो भी है, तो एक पर्सनल व्यक्तिगत रूप से नकारात्मक है उसके लिए अधिकार। तो 14, 15, 17 और 18 में उपाधियाँ नहीं दी जाएगी, जबकि आपको पता है ग्रेड मिल जाती है तब तो इंसान आगे मोटिवेट होने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे बोला गया है कि समानता बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए 14 में तो राज्य सबको समानता से वंचित नहीं करेगा, 15 में भेदभाव नहीं करेगा, 17 में अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए और 18 में उपाधियाँ नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सकारात्मक कैसे है? सकारात्मक अनुच्छेद 16 और 19, इसमें है अवसर की समानता, और 19 में 6 प्रकार के अधिकार, जिसमें प्रेस का भी अधिकार भी शामिल है। अभिव्यक्ति, भाषण व अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता है वो इसी के अंतर्गत दी गई है। अब देखिए आर्टिकल 12 भाग 3 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। भारत सरकार और संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। ये आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। राज्य की परिभाषा जितनी व्यापक होगी, मूल अधिकारों का विस्तार उतना ही अधिक होगा। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय दिए गए थे। ये थोड़ा प्रारंभिक बेस है, हमें देखना पड़ेगा, आगे के आर्टिकल ईजी रहेंगे। 12 और 13 थोड़े आपको कॉन्सेप्चुअल देखने पड़ेंगे। मद्रास राज्य बनाम शांताबाई 1953 विवाद में कहा गया था कि संप्रभु शक्ति का प्रयोग राज्य है।
और सुखदेव सिंह बनाम भगत राम 1975 में क्या कहा गया कि वह जो संविधान के द्वारा कानून के द्वारा स्थापित है, उस जिसे कानून बनाने की शक्ति है वह राज्य है। सुखदेव मामला, ये राज्य की परिभाषा बता रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग, क्योंकि केस जाते थे सर्वोच्च न्यायालय में तो वो बताता कि राज्य की डेफिनेशन ये है। सुखदेव मामले में जो राज्य की एजेंसी राज्य का एजेंट है वो राज्य है। AAEE एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस शेट्टी, विधिक व्यक्ति व सरकार की एजेंसी राज्य है। अजय हाशिया बनाम खालिद मुशीद 1981 NGO भी राज्य है। देखो इनको याद नहीं रखना, ओनली मैं बेस बता रही हूँ आपको, ये आपको हेल्प करेंगे इसको समझने में। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि क्या न्यायालय राज्य है, तो एक पक्ष कहता है हाँ और एक पक्ष कहता है नहीं। भाई हाँ वाला तो बोलता है कि HM सिरवई के अनुसार न्यायालय राज्य है, न्यायालय के आदेश के खिलाफ भी रिट की मांग की जा सकती है जो मूल अधिकार का हनन करते हैं, तो न्यायालय राज्य है हर तरीके से, क्योंकि राज्य का क्या कर्तव्य है कि सभी को समान रूप से न्याय प्रदान करे। और अमेरिका में न्यायालय है ही अमेरिका में न्यायालय ही क्या है, राज्य है, न्यायालय की सर्वोच्चता है वहाँ पे। एक पक्ष कहता है नहीं, न्यायालय राज्य कैसे हो सकता है, अनुच्छेद 12 में न्यायालय को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए वो न्यायालय राज्य हो ही नहीं सकता। भारत में न्यायालय राज्य नहीं है क्योंकि न्यायालय को मूल अधिकारों को संरक्षक माना जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है हमें। 1967 में नरेश बनाम महाराष्ट्रवाद में राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय के बारे में कोई मत व्यक्त किया ही नहीं। निष्कर्ष रूप में संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार राज्य को न्यायालय नहीं माना गया है। अनुच्छेद 12 का महत्व यही है कि यह मूल अधिकारों के विकास एवं व्याख्याओं में एक आधार के रूप में काम करता है। बस ओनली समझने के लिए, इसमें से आपको ज़्यादा थीसिस नहीं लिखनी है। अनुच्छेद 13 आते हैं। अनुच्छेद 13 असंगत कानूनों का इसमें प्रावधान है, यानी कि जब हमारा पूरा आर्टिकल पूरे अनुच्छेद नहीं बने थे, संविधान नहीं बन रहा था, तब कुछ असंगत कानून थे जो इसमें डाल दिए गए थे। अनुच्छेद 13(1) में संविधान बनने से पहले के कानून शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 13(2) में जो लागू हो गए थे, मतलब जब स्वतंत्रता में मिल गई हमारा आर्टिकल संविधान लागू हो गया, उसके बाद की कुछ अधिकार हैं। अब एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि ये दोनों प्रकार के कानून मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य माने हो जाएंगे। अगर ये हमारे अधिकारों में हनन कर रहे हैं तो इन दोनों को जीरो मान लिया जाएगा जब वो न्यायालय में जाएगा तो। लेकिन पूरा कानून शून्य नहीं होगा, कुछ भाग इसके हमें मानने पड़ेंगे। कानून उसी मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक वह असंगत होगा। ठीक है। अनुच्छेद 13(3) परिभाषा, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, कस्टम, रूढ़ि, नियम, विशेष नियम, अधिसूचना और प्रथा, इन सब के बारे में किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 13(3) में। ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि बस 8 बातें लिखी हुई, इनकी परिभाषाएं दी गई है, अध्यादेश की, आदेश की, उपविधि की, कस्टम की, नियम की, विशेष नियम और अधिसूचना और प्रथा की। 13(4) में आते हैं अनुच्छेद 13(4). अनुच्छेद 368 अनुच्छेद की कोई भी संशोधन पर इस संशोधन पर लागू नहीं होगी। अगर 13(4) पर अगर 368 अनुच्छेद में क्या है, संविधान संशोधन का प्रावधान है, तो इस अनुच्छेद की कोई भी संशोधन विधि किस पे लागू नहीं होगी, 13(4) पे। अब इस आर्टिकल से रिलेटेड 2 सिद्धांत देख लेते हैं। पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि 13(1) और 13(2) इन्हें पृथक करके संविधान से शून्य भी घोषित किया जा सकता है। आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है कि ये पूरी तरीके से कानून को समाप्त नहीं करता, इसमें से कुछ काट छाट करके उसका जो प्रभाव है ना भविष्य लक्ष्य तक रह सके, तो उसमें कुछ अधिकारों की या कुछ कथनों को शून्य मान के कुछ अधिकारों को बना रहने दिया जाता है। अनुच्छेद 13 उच्चतम न्यायालय व उच्चतम न्यायालयों को मूल अधिकारों की कसौटी के आधार पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 13। समान नागरिक संहिता को बनाने में अनुच्छेद 13(1) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ऐसा हमारा आर्टिकल 13 कहता है। 13(1) कहता है कि समान नागरिक संहिता, जो अब समान नागरिक संहिता की अब जो चर्चाएं चल भी रही है, अभी लागू भी हो गया ये कई राज्यों में और धीरे धीरे पूरे भारत में लागू हो जाएगा, तो इसकी भूमिका में किस आर्टिकल की महत्वपूर्ण भूमिका है, 13(1). ये अभी बहुत चर्चा में रहा हुआ आर्टिकल है। ओके, तो अब ये तो था आज का हमारा बेसिक मूल अधिकारों का। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ब्रीफ स्मूथली तरीके से पूरे आर्टिकल लर्न कर लेंगे। बस यही थोड़ा सेगमेंट थोड़ा लंबा था, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले शॉर्ट नोट्स में ही रहेंगे, डोंट वरी। आज वाली क्लास थोड़ी आपको लगी होगी शॉर्ट नोट्स कम और लेंथी नोट्स ज़्यादा थे, तो आगे ही ऐसे अब जो आर्टिकल आएंगे वो शॉर्ट ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।